बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। वैसे तो बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ इन चारों सीटों पर महागठबंधन एवं एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी चारों पर कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। उपचुनाव में 3 सीटों पर लड़ रही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार करने उतरे हैं। वहीं एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसी तरह पीके ने भी कई रैलियां करके जनसुराज के उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। अब जनता अपना जनमत बुधवार को ईवीएम में कैद करेगी। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि किसका गेम बिगड़ा है और किसका गेम है। यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट से नीतीश की जेडीयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को टिकट दिया है। वह भी यादव समाज से आती हैं। वहीं पीके के जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। जानकारों का मानना है कि बेलागंज में इस बार मुस्लिम और यादव वोटों का बंटवारा हो सकता है। ऐसे में अन्य जातियों के वोटर निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। आरजेडी के सामने यह सीट बचाने की चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां रैली कर विश्वनाथ सिंह के समर्थन में प्रचार किया। गया जिले की ही एक और सीट इमामगंज पर भी बुधवार को उपचुनाव है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में है। एनडीए उम्मीदवार हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम की दीपा के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इसी समुदाय महादलित से रोशन कुमार मांझी को उतारा है। खास बात यह है कि आरजेडी यहां पर कभी भी जीत नहीं पाई। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चर्चित नेता जितेंद्र पासवान को कैंडिडेट बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। मांझी के वोटों में बंटवारे का फायदा पासवान उम्मीदवार को मिल सकता है। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 2 राजपूत कैंडिडेट की जंग में जनसुराज पार्टी ने कुशवाहा कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। इस सीट को भी आरजेडी का गढ़ माना जाता है। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह 4 बार यहां के विधायक रहे। 2020 में उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह ने रामगढ़ में चुनाव जीता। इस बार पार्टी ने जगदानंद के छोटे बेटे अजीत सिंह पर दांव लगाया है। वह राजपूत समाज से हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने पूर्व विधायक सुशील कुमार सिंह को मैदान में उतारा। वो भी राजपूत जाति से ही हैं। इस सीट पर बसपा भी महागठबंधन और एनडीए को टक्कर दे रही है। बसपा से सतीश यादव मैदान में है। चुनावी जानकारों का मानना है कि रामगढ़ में जनसुराज से ज्यादा बसपा महागठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट पर महागठबंधन से सीपीआई माले ने राजू यादव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत मैदान में है। सुनील पांडे हाल ही में पशुपति पारस की रालोजपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। वैसे तो तरारी सीट पर माले और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, मगर पीके की जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार किरण सिंह भी मजबूती से मैदान में डटी हुई हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन से पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की साख दांव पर लगी है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजों से ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की इबारत लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 4 में से 2 सीटों पर सीधे आरजेडी को टक्कर दे रही है। सीएम नीतीश ने जेडीयू के अलावा सहयोगी पार्टी बीजेपी कैंडिडेट के लिए भी प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने तो महागठबंधन के लिए प्रचार किया और अपना गढ़ बचाने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी खुद मैदान में उतर गए। बेलागंज में रैली कर सबको चौंका दिया। बिहार की जनता को विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी के रूप में नया विकल्प देने वाले प्रशांत किशोर के उपचुनाव में पहली परीक्षा होने जा रही है। पीके ने बीते 2 अक्टूबर को ही जनसुराज पार्टी का गठन किया था और उसी दिन उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। पीके का दावा है कि वे बिहार के लोगों को एनडीए और महागठबंधन से हटकर नया विकल्प देने जा रहे हैं। हालांकि वे अपनी पहली परीक्षा में कितने खरे उतरते हैं यह तो 23 नवंबर को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।